हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर संडे स्पेशल वीडियो नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक संडे को एक संडे स्पेशल के नाम से एक वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि उस सप्ताह के सभी करंट अफेयरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और साथ ही उसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डेमो 2 मिशन लॉन्च किया? तो आप जो है ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसरो है, रॉसकॉस्मोस है, नासा है और सीएनएसए है। तो आपको पहले यहाँ बता दूं कि जो इसरो है वो इंडियन स्पेस एजेंसी है और रॉसकॉस्मोस रूस की है, नासा जो है वो अमेरिका की है और सीएनएसए जो है वो चाइना की स्पेस एजेंसियां हैं। तो अभी हाल ही में जो है नासा ने क्या किया है, डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो है नासा के द्वारा किया गया है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ये डेमो 2 मिशन क्या है। अभी तक क्या होता था कि जो नासा है यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, उसको अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी में भेजना होता था, तो वो किसकी मदद लेता था? वो रूस की मदद लेता था। लेकिन अभी क्या है, उसकी एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है स्पेस एक्स। उसके माध्यम से क्या हुआ है कि एक जो है वो मतलब फॉल्कन रॉकेट को मतलब विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से अमेरिका जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वयं भेजने में सक्षम हो जाएगा। और ये जो है मिशन जो है 27 मई 2020 को क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। थोड़ी सी मैं बात आपको नासा के बारे में बता दूं, तो नासा का जैसे फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1998 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। तो ये चीज़ें हमेशा आती रहती हैं, तो आप दिमाग में इन सब चीज़ों को ध्यान रख लिया करिए कि नासा का फुल फॉर्म ये होता है, नासा का मुख्यालय कहाँ पे, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल है आपकी। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो जो है अभी पता चला होगा जल्द ही क्या हुआ है, इसी सप्ताह में पृथ्वी दिवस मनाया गया। और वो जो दिवस है वो 22 जो है आपको क्या मनाया गया, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्या किया गया है, मनाया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो एक याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ध्यान में रखिएगा पृथ्वी दिवस की थीम क्या है। इस वर्ष जो है पृथ्वी दिवस की थीम जो है वो क्लाइमेट एक्शन है। तो इतना पॉइंट आप इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे के लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये हमेशा 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम जो थी वो क्लाइमेट एक्शन थी। हाँ, एक चीज और, इसे क्या कहा जाता है, इसे मदर अर्थ दिवस के भी नाम से जानते हैं और इसकी जो शुरुआत है ये 1970 से मनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो अभी आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है। जिनको नहीं पता है वो इन सबसे अपडेट थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से भी रहा करे, थोड़ा सा उनको जानकारी एक्स्ट्रा मिलती रहेगी। तो क्या हुआ है, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आया है। और ये क्या है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ये क्या होता है कि जो हमारे यहाँ की जो प्रेस होती है यानी जो मीडिया होती है, उनको कितनी स्वतंत्रता किस देश में मिली है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक हमारे यहाँ फ्रांस की एक जो है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी क्या, वो एक एनजीओ है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसी का नाम है, क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। उसी के द्वारा ये इंडेक्स हर साल जो है जारी किया जाता है। तो वर्तमान में बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है वो 142वीं हो गई है। मतलब इससे पहले 2019 के रैंकिंग में भारत की जो 2019 में जो वर्ष में था उसमें भारत की रैंकिंग 140वीं थी। और इस बार 2 पायदान और नीचे खिसक कर कितना आ गई, 142वीं पायदान पर भारत इस समय आ गया है। बात करते हैं इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, आपको पता ही दिया जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। और बात करें कि इसमें शीर्ष पायदान पर कौन है, तो इस पे जो शीर्ष पायदान पर है उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे पिछले साल भी शीर्ष पायदान पे था और इस बार भी शीर्ष पायदान पर है।
और बात करते हैं कितने देशों को शामिल किया गया था, तो कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 180वें नंबर पे यानी सबसे आखिरी पायदान पर उत्तर कोरिया है, यानी नॉर्थ कोरिया जो है वो 180वें पायदान पे है। साथ ही मैं आपको चाइना का बता दूं रैंकिंग, तो चाइना का 177वां रैंकिंग है। और साथ ही बताओ 145 जो लिखा है ये आपके पाकिस्तान की रैंकिंग है, और 149 जो है ये बांग्लादेश की रैंकिंग है। तो इतनी इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, इतने सारे पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दापोरिजो पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? थोड़ा सा आप इसके बारे में जानिए कि दापोरिजो पुल क्या है। दापोरिजो पुल जो है अभी हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के जो यानी चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा क्या है दापोरिजो पुल का क्या किया गया, निर्माण यानी उद्घाटन जो है किया गया। अच्छा, इस पुल कहाँ पे बना है, तो ये देखिए आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं, लोहित नदी, बराक नदी, मानस नदी और सुबनश्री। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन इसमें सी लिख दिया गया। एक्चुअली ऑप्शन ये क्या है, डी है। यानी किस नदी पर निर्माण हुआ है, दापोरिजो पुल का जो निर्माण हुआ है वो आपके सुबनश्री नदी पर हुआ है, जो कि एक ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अच्छा, इसकी बात बताऊं तो एक जो है इसको कौन इसका निर्माण किया है, तो सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं बीआरओ कहते हैं, उसके द्वारा जो है इस जो है पुल का निर्माण मात्र 1 महीने के अंदर किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या क्या नोट करिए, आपके लिए काम की चीजें। पहली बात, दापोरिजो पुल किस नदी पर है, तो याद रखिएगा सुबनश्री नदी पर है। और ये जो नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बात करिए किस राज्य में है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और ये इतनी चीजें आप इस क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो सड़क है वो इसके माध्यम से क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा सा एक मैं आपको और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी भी आपको इसी पुल से रिलेटेड है तो वो भी मिल जाए। अभी हाल में कासोवाल पुल का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, अभी 1 या 2 दिन पहले ही कासोवाल पुल का जो निर्माण जो था उसका उद्घाटन हुआ है। वो कहाँ पे है, तो कासोवाल पुल का निर्माण जो है रावी नदी पर और पंजाब राज्य में हुआ है। तो इतना क्वेश्चन इस बारे में आप नोट अच्छे से कर लीजिएगा। कासोवाल पुल रावी नदी पर पंजाब में, और दापोरिजो पुल जो है वो आपके जो है सुबनश्री नदी पर और किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, यानी इसको इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया था कि किसी लोग को न समझ में आए, इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ कि जो द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया। तो अभी आप सभी को पता है कि जहाँ जहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहाँ पे जब डॉक्टर जा रही है, डॉक्टर की टीम जा रही है, या कह सकते हैं पुलिसकर्मी जा रहे हैं, तो उन पे क्या हो जा रहा है कि भीड़ द्वारा उस पर पथराव किए जा रहे हैं, उन पे हिंसा होने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्या किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश का नाम क्या है, द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट। तो ये किससे संबंधित है, तो आप ये याद रखिएगा, ये जो संबंध किससे रखता है, तो ये स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं से क्या करता है, ये संबंधित रखता है। इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य कर्मियों या आशा कार्यकर्ताओं पर कोई वो करता है, मतलब किसी प्रकार का उस पर अटैक करता है, तो उसे करीब जो है 5 से लेकर और 6 महीने से लेकर करीब 5 साल की सजा हो सकती है। और साथ ही 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आर्थिक जो है जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। और वही चोट अगर गंभीर होती है तो वो क्या है, करीब इसकी जो सजा है वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल भी कर दी जाएगी। तो अब हमारी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा समझिए कि अध्यादेश किस जो है उसमें रखा गया है, यानी कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश की बात करता है। तो आप याद रखिएगा 1, 2, 3, यही याद रखना है आपको। अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है मतलब वो किया जाता है, लाया जाता है। तो
तो आप याद रखिएगा अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है। और अध्यादेश के द्वारा होता क्या है कि जब कोई सरकार या अरे जब संसद या पार्लियामेंट क्या होती है, मतलब अपने उसमें नहीं रहती है, सेशन में नहीं रहती है, या उसमें पार्लियामेंट चलती नहीं है, तो उस समय जो है सरकार के पास या कह सकते हैं, स्पेशली कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास एक ऐसा पावर होता है जिसके माध्यम से वो किसी कानून को बना सकते हैं। तो इस तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये वाला द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है ये 2020 किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष आम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान जाइएगा कि आम्बुबाची मेला क्या है। तो आपको पता है कि अभी जो है आपको पता है कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा है और पूरे पूरे देश में लॉकडाउन का असर दिख रहा है और सभी जगह लॉकडाउन है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष जो मनाया जाने वाला आम्बुबाची मेला वो उसको क्या कर दिया गया है, इस बार रोक दिया गया है। इसी कारण जो है ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है। तो आपको जानकारी क्या रखना है कि आम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है। तो आम्बुबाची मेला जो है असम के गुवाहाटी में जो है कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है। कहाँ लगता है, तो आपको इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आम्बुबाची मेला जो है असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, जो बहुत फेमस मंदिर है, का बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं, कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो आप याद रखिएगा असम के गुवाहाटी में जो है कामाख्या मंदिर है, वहां पर ही आम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। और ये याद रखिएगा कि जो ये कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल जो है पहाड़ी पर स्थित है। तो इतना पॉइंट इस बारे में याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी असम राज्य। तो अब गलतियां इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं करनी है आपको। पहले याद रखनी है कि आम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है। तो आम्बुबाची मेला जो है वो आपका क्या है, यानी असम राज्य के गुवाहाटी में कौन से मंदिर में लगता है, तो कामाख्या देवी मंदिर में ये जो है प्रत्येक वर्ष कब लगाया जाता है, तो ये करीब जो है 21 से लेके 25 जून के मध्य जो है ये हर साल लगाया जाता है, जो कि इस बार स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा आल्प्स पर्वत का माटरहार्न चोटी किस देश में है? अच्छा, थोड़ा सा आप इसके बारे में जानिए, क्योंकि जो है न्यूज़ में ये काफ़ी मतलब इधर बीच बना था, उसी को मैं आपको एक बार मैं क्लियर कराता हूँ। जो आल्प्स पर्वत है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, उसी तरीके से इटली के ऊपर आप देखेंगे, इटली यानी यूरोप की एक कंट्री है इटली। इटली के ऊपर देखेंगे तो आपको आल्प्स, जैसे हमारे यहाँ इंडिया के ऊपर हिमालय, उसी तरीके से आल्प्स उसके ऊपर क्या है, व्यवस्थित है। और आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है वो 8 देशों में है। ध्यान रखिएगा इस सारी चीज़ पॉइंट को। आल्प्स पर्वत की जो है मतलब विस्तार जो है कुल 8 देशों में है, जिसमें जो है इसकी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, मतलब पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, माटरहार्न चोटी है। ये किस राज्य में है, तो अरे किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और इसी पे क्या किया गया है, भारत की तिरंगा को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया है। तो याद रखिएगा किससे दिखाया गया है, तो लाइट प्रोजेक्टर के माध्यम से तिरंगा को दिखाया गया है। और ये क्यों दिखाया गया है, क्योंकि भारत जो है कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से क्या करा है, मतलब उससे निपट रहा है, उससे जो है जो भी तरीके उससे बन पा रहे हैं उन तरीकों को कर रहा है, यानी लॉकडाउन का माध्यम कर सकते हैं या कह सकते हैं यहाँ के प्रशासन को कह सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर जो है भारत ने अपने यहाँ कोरोना को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है। और इस कारण जो है इस पर्वत पर जो है भारत के तिरंगा को क्या क्या दिखाया गया है। और साथ ही एक दूसरे के माध्यम से ये भी दिखाया गया है कि भारत ने जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक जीवन दायिनी दवा है, उसको क्या कर दिया गया, उसके निर्यात से उसने प्रतिबंध को हटा दिया गया। इसी को ध्यान में रखकर स्विट्जरलैंड के जो है माटरहार्न पर्वत जो है एक खूबसूरत पर्वत है, इस पर्वत पे क्या किया है, तिरंगा को दिखाया गया है। चलिए आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार को कोरोना किस राज्य सरकार ने कोरोना को आधिकारिक रूप से मुक्त होने की घोषणा की है। तो अभी आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना का प्रभाव जो है अभी बताया कि अन्य देशों की अपेक्षा कम है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी क्या है, कोरोना का प्रभाव दिन पे दिन फिलहाल जो है आपका ये जो चल रहा है, यानी हम लोग कह रहे हैं टेस्टिंग करा रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ कोरोना के जो है केसेस लगातार बढ़े जा रहे हैं।
उसी में क्या है, एक राज्य सरकार ने अपने यहाँ से कोरोना को मुक्त यानी अपने राज्य को कोरोना से मुक्त होने के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। ये राज्य कौन है? तो ये राज्य जो है आपका गोवा है। गोवा का अगर मैं आपको प्लेस बताऊं, मैं अभी आपको मैप नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, धीरे धीरे चीज़ें हो जा रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, गोवा की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, और इसी ने क्या किया है, आधिकारिक रूप से कोरोना से क्या हुआ है, मुक्त होने की घोषणा की है। और इसके लगातार जो है किसी कोरोना जो है जो ठीक हुए हैं व्यक्ति, उनके लगातार 7 सैंपल निगेटिव आने के पश्चात उसने ये आधिकारिक रूप से एक घोषणा की है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर अपनी जो है 9 की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? अभी आपको पता है कि सारे देश जो है, मतलब सभी देश ये कह सकते हैं लॉकडाउन की स्थिति में है, और सारे लोग क्या हैं, मतलब कोरोना के संक्रमण से परेशान है, और उससे क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में, तो इसी के तहत जो है बैंक जो है वित्तीय हेल्प कर रही है, सभी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। तो उसी में जो है एक नाम आया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि वो बैंक हमारे लिए ज़्यादा, जैसे आरबीआई है उसी के तरह जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जो है हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हम लोग के लिए काफ़ी जो है वो समय समय पे हम लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो सुविधाएं प्रदान करती है, क्योंकि इसका जो है विकास जो है वो हम लोग तो किए ही हैं, साथ में अन्य देशों के मेंबर भी किए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसमें जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है 2014, जो 2014, इसका मतलब है इसकी स्थापना जो है 2014 में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, चर्चा में है इसलिए आप इसको याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिक्स देशों के सहायता से किया गया। अब आप थोड़ा सा आप समझिए, ब्रिक्स देश यानी ब्रिक्स देश की स्थापना 2006 में हुई थी, और ब्रिक्स देश में टोटल 5 मेंबर है। कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। उन सबके आपको नाम भी बहुत अच्छे से पता होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रिक्स में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं जो लिख पा रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से बी से मतलब होता है ब्राज़ील, आर से मतलब क्या होता है, रसिया, और आई से मतलब होता है इंडिया, और सी से मतलब होता है चाइना, और यस से मतलब होता है साउथ अफ्रीका। इस तरीके से ये 5 देशों का क्या है, एक संगठन है जिसको हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई है, और किसके द्वारा की गई? तो ब्रिक्स देशों की सहायता से किया गया, जिसमें इंडिया इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औषधि उपयोग के लिए भांग यानी जो है कैनाबिस जो है कि खेती को वैध कराने वाला प्रथम अरब या पूर्वी एशिया का पहला देश बना। देखिए थोड़ा सा आप इसको समझिए, भांग जो कि हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो हैं हम लोग इसको वैध नहीं करा रहे, ये अवैध होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, हमारे लिए नशा है, जिससे लोग इसकी खेती या इन सब चीज़ों की जो है रोक, मतलब इन सब की खेती के लिए जो है सरकारें मतलब छूट नहीं करती हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए यानी जो है औषधि को क्या किया जाए, काफ़ी औषधि से पर्याप्त मात्रा में क्या किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को प्राप्त करने के लिए जो लेबनान है, यानी लेबनान के द्वारा क्या किया गया है, इसको वैध घोषित कर दिया गया है। मतलब कि अब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, भांग की खेती कर सकता है, और इसके लिए सरकार उसे बिल्कुल नहीं रोकेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कौन इसको मतलब इसकी छूट दिया है? तो लेबनान के द्वारा इसको छूट दिया गया है। और ये कहाँ का देश है? तो पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में अगर आपको मैप में देखना है तो आप मैप खोल लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इज़राइल देखेंगे, इज़राइल के जस्ट बगल में भूमध्य सागर के सबसे तट पर एक देश है, इसी का नाम क्या है? लेबनान है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है कि किसको पहला मिला है, तो ये लेबनान को मिला है। और लेबनान जो है वो आपके पूर्वी एशिया का क्या है, पूर्वी एशिया या अरब का क्या है, एक देश है। तो आज हमारे 10 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है समाप्त हुई है,
और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसी के तरह मैं जो है नेक्स्ट वीडियो जो है प्रत्येक संडे जो लाता हूँ वो लगातार लाता रहूँगा और आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।